है. Now going ahead with this Maslow theory, why we are understanding this, because Maslow theory will give you an importance that कैसे ये vital force जो है हमारे material body को rule कर रहा है, और कैसे ये macrocosm जो है microcosm world को रूल कर रहा है. और ये क्वांटम फिजिक्स के थ्रू भी आपको पता है कि एनर्जीज किस तरीके से रूल कर रही है, ताकि ये जो फिजिकल बॉडी है, ये जो फिजिकल बर्थ हमने लिया है, जिसके अंदर हमको एक बहुत अच्छा इंटेलेक्ट दिया है भगवान ने, उसको हम हमारे हायर पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकें. तो ये मैस्लो थ्योरी, ये मैथमेटिक थ्योरी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इस पर्सन का नीड क्या है, इस पर्सन का बेसिक एग्जिस्टेंस क्या है. सो we know, we come to a conclusion from the basic discussion is that there are three basic needs. The basic needs of the human being now after this becomes like there is survival. अगर आप सर्वाइव हो गए तभी आप अपने पहले एग्जिस्टेंस की बात आएगी ना. आप पहले सबसे पहले अपनी ज़िंदगी बचाने की बात करोगे. जहाँ भी हमने देखा तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी ज़िंदगी. कोई अगर यहाँ पे सपोज़ कोई सुनामी आई हुई है या बाढ़ आई हुई है, तो आपने किसी को देखा है क्या कि बाढ़ में पहले अपनी कार बचा रहा है, या बाढ़ में वो पहले अपना सोना बचा रहा है या पैसा बचा रहा है? नो. पहले वो इंसान क्या करेगा, जैसे ही बाढ़ है तो पहले अपने आप को सुरक्षित होके एक सुरक्षित स्थान में जाने की कोशिश करेगा. तो दैट इज द सर्वाइवल नीड. देन देर इज अ जनरेशन नीड एंड देन इज अ प्रोटेक्शन नीड. सो इन सर्वाइवल नीड, what is the basic unit for survival, we have already seen कि जो हमारा basic physiological need है, that is your basis for survival. So what are the basis for survival? So we have we need is air, that is your respiration. We need energy, that is your ATP. We need water, we need food. और ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि अगर आपको सर्वाइवल करना है इस अर्थ में, इस यूनिवर्स पे, तो आपको ये बेसिक नीड्स सेटिस्फाई करना पड़ेगा. तो आपकी बॉडी तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब आप इन नीड्स को सेटिस्फाई करते हो. ठीक है. तो वही आपके सेल में होता है. तो आपके सेल में क्या हो रहा है कि अगर आपको, हमने क्या बोला कि आपको नीड क्या है, आपके बेसिक एक सेल की नीड क्या है, या आपकी बेसिक नीड क्या है सर्वाइवल के लिए, कि आपको खाना चाहिए, आपको पानी चाहिए और आपको एनर्जी चाहिए. अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ये एनर्जी आएगी जो आपके सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके थ्रू, जो आप फूड ले रहे हो उसके थ्रू, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो एनवायरनमेंट से उसके थ्रू इस एटीपी का जनरेशन होगा. और वेरियस सेल्यूलर कंपोनेंट्स उस सेल में से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको हेल्प करेंगे. और इन सब प्रोसेसेस में आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, आप वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हो, आप प्रोटीन रिलीज करते हो, आप वाटर रिलीज करते हो. तो आपका वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा. तो अब बॉडी ने क्या बोला कि अगर मुझे सरवाइव करना है तो क्या सिर्फ खाने से मेरा ज़िंदगी चल जाएगी? नहीं, मुझे पानी भी चाहिए. क्या मैं सिर्फ खा के ज़िंदा रह सकती हूँ? नहीं, मुझे तो ऑक्सीजन भी चाहिए. और मुझे इसको मेटाबोलाइज़ करने के लिए डिफरेंट न्यूरो मेटाबोलाइट्स भी चाहिए, डिफरेंट एंजाइम्स भी चाहिए, जो इन सब चीज़ों को, रिएक्शंस को कैरी फॉरवर्ड कर सके. मुझे एक ऐसे भी एंजाइम चाहिए जो ब्रेक डाउन कर सके, ग्लूकोज के अपडेट कर सके और एटीपी को जनरेट कर सके. तो इस सर्वाइवल के लिए बॉडी ने सोचा कि न्यूट्रिशन के लिए मुझे एटीपी जनरेशन चाहिए, उसके लिए मुझे मेटाबॉलिज्म की नीड पड़ेगी. तो ऐसे फंक्शंस चाहिए जो मेरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कैरी फॉरवर्ड कर सके. तो यहाँ पे लिवर, आपके इंटेस्टाइन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे. फिर आपको नीड आया कि यार मैं तो एयर के बिना रह ही नहीं सकता हूँ. क्यों? क्योंकि एटीपी चाहिए मुझे, और एटीपी ऑक्सीजन के बिना नहीं बन सकता. और जो ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस है वो तभी पॉसिबल है जब आप एक प्रॉपर ब्रीदिंग सिस्टम के साथ प्रेजेंट हो. तो आपकी बॉडी ने समझा कि ये प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा तभी ऑक्सीजनेशन होगा, तभी प्रॉपर एटीपी जनरेशन होगा. और ये सारा सिस्टम बोलता है कि ठीक है बाबा, अगर आप हमारे पास इनपुट दे रहे हो तो हमारा तो आउटपुट भी आएगा. तो आउटपुट में वेस्ट मटेरियल भी आएगा. तो उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालने के लिए एक एक्सक्रीटरी सिस्टम आया, जिसमें आपके
यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, आपका जीआईटी सिस्टम, आपका पर्स्पिरेशन, इवन योर वेपर्स, they are responsible. Your breathing, your secreting, excreting every time is carbon dioxide into the environment. So you have a whole system of excretory also, which is just putting away the waste. Can you imagine, there was just a joke, all everything apart, एक example था कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम इन द बॉडी। ब्रेन बोलता है कि मैं रूल करता हूँ, हार्ट बोलता है कि नहीं, अभी तो रूलर मैं हूँ, मेरे कारण पूरी वर्ल्ड चल रहा है, मैं अगर एक सेकंड के लिए थम जाऊँ तो पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। फिर लंग्स बोलते हैं कि मैं अगर ब्रीदिंग करना बंद कर दूँ तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे। देन द एनस, देर इज अ फाइट बिटवीन द सिस्टम एंड देन एनस सेज कि अगर मैं अपना मुंह बंद कर दूँ एंड देर इज नो एक्सक्रीशन एट ऑल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, how will you survive? Because everything, the toxins will get accumulated. So every system has got its own इम्पॉर्टेंस। और फिर नर्वस सिस्टम बोलता है कि भाई मेरा काम भी तो है, मैं भी तो इम्पॉर्टेंट हूँ, क्योंकि मैं सबको कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, मेरा काम है सबको रेगुलेट करना। तो इसी तरीके से हमारे सर्वाइवल के लिए यू नीड इज न्यूट्रिशन, यू नीड ऑक्सीजनेशन, यू नीड नरिशमेंट, यू नीड एक्सक्रीशन एंड यू नीड अ न्यूरोजेनिक कंट्रोल। So, for the need of survival, you have, at the physical level, you have air, water, food, whereas at the emotional level, कोई मुझे ये बता सकता है कि आज तक के कोई इंसान बिना प्यार के जी सकता है, या किसी कोई ये बोल दे कि बिना सपोर्ट के जी सकता है या बिना खाए पिए जी सकता है। तो वैसे ही हर पर्सन का खुद का एक इमोशनल नीड है और हर पर्सन का एक बेसिक फिजिकल नीड है। अगर फिजियोलॉजी में एयर है तो इमोशन के लेवल पे वो लव है। बच्चा पैदा होते ही साथ सबसे पहला उसका नीड क्या होता है? सबसे पहले उसको एयर चाहिए। अगर एयर नहीं मिला तो हाइपोक्सिक इंजरी में जाएगा। वैसे ही सबसे पहले जब वो बाहर आता है उसको मदर का लव चाहिए। अगर उसको लव ना मिले तो आपको पता है कि कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फिर वाटर तो उसको लाइफ में कितने बाद में मिलता है, उसको वो सपोर्ट की नीड तभी आती है। एक बच्चा पानी कब पिलाते हैं हम उसको? जब तब तक कि तो वो मदर के ही नीड पे डिपेंडेंट है, वो मदर की फीड पे 100% डिपेंडेंट है वो चाइल्ड। लेकिन 6 मंथ्स के बाद जब हम वीनिंग ऑफ करते हैं, जब उसको दूसरे सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत चलती है कि मुझे चलने के लिए सपोर्ट चाहिए, मुझे खड़े होने के लिए सपोर्ट चाहिए, मुझे एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है, तो मुझे सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो वाटर हम उस समय देते हैं, तो दैट वाटर गिव्स यू सपोर्ट। Similarly, we have, after our support, after our basic need of love is being satisfied, then comes the food। जैसे मैंने बताया कि आप एयर के बिना तो विद इन मिनट्स भी नहीं रह सकते हो, वैसे ही आप लव के बिना नहीं रह सकते हो। कहीं ना कहीं आप वो लव ले ही लोगे, लव पा ही लोगे। वैसे ही आप सपोर्ट अगर आप ढूंढते हो तो आप पानी के बिना, बिना सपोर्ट ऑफ वाटर कुछ भी नहीं चलता। सारा सिस्टम वाटर के सपोर्ट से ही चलता है, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाटर के ही सपोर्ट सिस्टम पे चल रहा है। वाटर आपकी लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट सपोर्ट है। फिर फूड है, तो फूड जो है वो एटीपी जनरेशन के लिए और एसिमुलेशन के लिए, सबके लिए ज़रूरत है। वो आपका एस्टीम है। So this is nothing but your Sora. We will take this into detail and we will understand कि how this need is determined even in Materia Medica। तो आप देखते हो कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि मटीरिया मेडिका के एग्जाम्पल से हम समझेंगे अगर, तो पल्सेटिला अगर आप देखते हो तो पल्सेटिला पर्सन अगर आपके सामने आता है तो कैसे बिहेव करता है। पल्सेटिला लेडी अगर आपके पास आई तो प्लीज़ बहुत सर दुख रहा है, रो ही वो, उसको कंसोलेशन चाहिए, उसको बार बार ये एश्योरेंस चाहिए रहता है कि मैं ठीक हूँ। आएगी, शी वॉन्ट्स टू बी हग, शी वॉन्ट्स टू बी कडल, शी वॉन्ट्स टू बी किस्ड, बिकॉज उसका बेसिक नीड ही पल्सेटिला का लव है। पल्सेटिला को हम क्या बोलते हैं? माइल्ड, मीक, यील्डिंग डिस्पोजिशन। क्यों? क्योंकि वो कहीं भी ढल जाएगी। वो ऐसा क्यों करती है? पल्सेटिला ऐसा क्यों ढल जाती है हर जगह? क्यों? क्योंकि उसको प्यार चाहिए। प्यार लो, प्यार दो, सेकेंड इज। तो उसको हम क्या देखते हैं कि पल्सेटिला को ओपन एयर चाहिए, वो क्लोज एयर में तो रह ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी बेसिक नीड ही लव है। कहीं पर भी आपने पल्सेटिला को ऐसा देखा, ए मुझसे ऐसे बात नहीं करना,
जमाल संभाल के ज़बान संभाल के बात कर, पल्सिटिला क्या कभी ऐसा बिहेव कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो क्यों? क्योंकि वो उसका बेसिक नीड ही नहीं है, एस्टीम उसका बेसिक नीड नहीं है। फिर हमने देखा पल्सिटिला देख लो, आप फास्फोरस देख लो, फास्फोरस की नीड क्या है? तो फास्फोरस कैसा है कि छोटी सी भी एयर लगी, उसको फास्फोरस को पता है ना, एयर टाइट ढक्कन में रखते हैं, बिकॉज इट्स अ ग्लोइंग बल्ब। जहाँ भी वो रहेगा वो ग्लो करेगा, और जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इट हैज अ प्रॉपर्टी टू इग्नाइट। why that property to ignite? Because it wants attention. So the need is love, and phosphorus को हम क्या देखते हैं? They are very affectionate, they are very cheerful, they want love. In exchange of love they will give you love. आपके क्लिनिक में अगर कोई phosphorus आता है तो देखना, वो बच्चा सीधे आपके पास आके खड़ा हो जाएगा, आपको टच करेगा, आप भी उसको टच करोगे, आप उसको हक करोगे तो उसको अच्छा लगेगा। बिकॉज, और अगर आप उनसे पूछोगे तो आपको समझेगा हिस्ट्री में कि वो एयर के बिना रह ही नहीं सकते। दे वॉन्ट एयर, दे वॉन्ट फैनिंग, दो दे आर चिली बट दे वॉन्ट फैनिंग। सिमिलरली पल्सिटिला के नॉट स्टे इन क्लोज रूम, उसको खुली हवा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका एयर बेसिक नीड है। फिर हम सपोर्ट अगर देखते हैं तो हम कार्बन एलिमेंट्स को जब देखते हैं तो हम कार्बन्स को कैसा देखते हैं कि कैलकेरिया कार्ब, बेराइटा कार्ब, ग्राफाइटिस, तो काली कार्ब्स, दे ऑल आर फैट, फ्लैबी, विथ लॉट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। एंड उनको हम कैसा देखते हैं लाइफ में? कैलकेरियाज या कार्बन्स कैसे होते हैं? दे आर टोटली डिपेंडेंट, दे डोंट हैव दैट willpower, they don't have that strong will to handle the situations. They want calcaria, baryta, they will come to your clinic phosphorus के जैसे नहीं कि चेयर पे आके खड़े हो गए। They will go and stand behind their mother, just standing behind their mother, hiding themselves, and they don't have that courage. They are very thirsty, calcarias are very thirsty, they have profuse perspiration because they are with that basic need of water. Then you have lycopodiums. So you have lyco, you have platinas. You will see every person, they are like, क्या है मैडम, कैसे हो, ठीक है। They will talk to you like this because they have their esteem. And you ask them, क्या लगा के रखा है इधर पे? बोले घंटे भर से बिठा के रखा है, एक तो ये लंच टाइम है, और मैडम टाइम पे टाइम लगा रही है, आपको सही टाइम देना चाहिए था मुझे। बिकॉज दे हैव गॉट हंगर, एग्रवेशन, दीज पीपल विल नॉट स्टे विदाउट फूड। सो this is how the basic needs can be defined. So the basic needs will be air, water, food. Similarly, at the emotional level there is love, support and esteem. If you find out ये पर्सन की नीड लव है, तो आप उसको एस्टीम की रेमेडी नहीं दोगे, आप उसको लव की ही रेमेडी दोगे, आपको अफेक्शनेट रेमेडी ही देनी पड़ेगी। तो ये नीड फर्स्ट नीड है, ये आपका बेसिक नीड फॉर सर्वाइवल है। अब जब आप सर्वाइव कर लिए, जैसे आपका फर्स्ट नीड मैंने आपको बताया मास्लो के हिसाब से कि फर्स्ट नीड था सर्वाइवल, तो जहाँ पे एयर, वाटर, फूड था। अब जब सर्वाइवल हो गया तो अब आपने सोचा आपका जनरेशन आना चाहिए, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वर्क बाय मी एंड देन माय प्रोजेनी एंड सर्वाइवल ऑफ माय स्पीशीज। तो हमने ये देखा कि यही देखा कि जब आप बच्चे थे, आप मदर पे डिपेंडेंट थे, थोड़े बड़े हुए तो आपकी इंस्टिंक्ट जागी कि नहीं, मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे एक्सपैंड होना है, मुझे मेरी फैमिली चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे ये सारा चीज़ें चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों को दे सकूं। फिर आएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जिस लोगों ने यहाँ पर बेटर अडाप्ट किया, जिसने सीख लिया कि नहीं, अभी ज़माना है इंटरनेट का, फटाफट इंटरनेट सीखो, फटाफट अपने बिजनेस में चेंजेस लेके आओ, और उन्होंने अपने वेबसाइट बना लिए और सारा कुछ कर लिया, तो वो पर्सन का बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। पर जो लोग अपने प्रीवियस सिस्टम से चेंजेस नहीं कर पाए, उनका बिजनेस स्टॉप हो गया। वैसे ही इस वर्ल्ड में भी जो सर्वाइव कर रहे हैं वो वही है जो बेस्ट अडाप्ट कर पा रहे हैं इस सिचुएशन को, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जो इस को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उनकी डेथ हो जाएगी या वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू अडाप्ट। सो दैट इज योर सेकेंड इंस्टिंक्ट कि मैं और मेरा स्पीशीज और हम सब ऐसे हार्मनी में रहे ताकि हम भी ग्रो हो और ये पूरा यूनिवर्स ग्रो हो और ये लाइफ फ्लरिश हो इस अर्थ पे। सो दिस बिकम्स योर सेकेंड इंस्टिंक्ट
that is the psychosis or need for generation, and this is your psychotic defense. This is psychosis. So need for generation is psychosis, need फॉर सर्वाइवल इज सोरा। तो सोरा यानी बेसिक फिजियोलॉजी, जो आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी है, वो आपका सोरा है। जो आपको अपने आप को एनहांस करने के लिए रहे, वो आपका साइकोसिस है। नाउ अब लाइफ है तो डेथ होना ही है। जहाँ हमने देखा कि जैसे जैसे आप ऊपर सर्वाइवल की तरफ जा रहे हो, आपको पता है कि अब जो मैं लाइफ में आया था, तो पहले मेरी लाइफ आई, मेरे बच्चे हुए, अब मेरा इस धरती पे काम हो चुका है जिस कार्य के लिए मैं आया था। तो ग्रेजुअली यू स्टार्ट एजिंग, यू स्टार्ट developing some chronic diseases, your senses start getting weak, and the death starts approaching you. So the third instincts come is for your protection, that something there is hostile in the environment, so you need to protect. So your system develop that protecting mechanism is your immune system. If your defenses are very strong, then you will have a good immune system. So a cell आई है, उसका सर्वाइवल है, तो सेल की डेथ भी होगी। अब ये सेल की डेथ होगी तो दो वे में होगी, या तो नेक्रोसिस से होगी या तो एपोप्टोसिस से होगी। अगर इंडिविजुअल टेंडेंसी है कि मैं, मेरे जैसा व्यक्ति किसी का क्या बुरा कर सकता है, किसी को हर्ट भी नहीं कर सकता, तो दे विल गो इनटू सेल्फ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन द एनवायरमेंट, and they have a gun towards themselves. They are the individuals with apoptosis. And then you have individuals which have a tendency, they have a gun faced upon others. तुम ही responsible हो, तुम्हारे कारण ऐसा हो, तुम्हारे कारण ऐसा हो, तो that is necrosis. So you have a need for protection. So this is nothing but the syphilitic defense. And as you all know that this all needs are functioning, if you have a good protecting mechanism, you have a good survival instinct, you have a good defense system, then you will go into a growth mode, that is your parasympathetic activity is activated, and you have a survival instinct, that is under stress, then you will have an enhanced sympathetic activity, and those signals go to your neuroendocrine system, from your pituitary hypothalamus to your adrenals, and then you are stimulated, that you either go into वन डिफेंस, या तो आप ग्रोथ की तरफ जाओगे या तो आप डिस्ट्रक्शन की तरफ जाओगे। दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दे आर अपोजिट पोल्स। एक समय पे या तो आप ग्रोथ कर सकते हो या एक तरफ पे आप डिस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो आपको वही समझना है कि ये थर्ड इंस्टिंक्ट क्यों आया। अगर ये थर्ड इंस्टिंक्ट नहीं होता तो आप समझो कि आपकी बॉडी तो कॉलोनी ऑफ वायरसेस से बिल्कुल तुरंत ही मर जाती। सो दिस इज अ डिफेंस फॉर योर प्रोटेक्शन। जो भी इम्यून सिस्टम आया है, ये सारा इम्यून सिस्टम आपको बचाने के लिए आया है, ना कि आपको तबाह करने के लिए आया है। तो या तो वो इन्नेट इम्यूनिटी रहेगी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहेगी, या तो वो सेल मीडिएटेड रहेगी या वो ह्यूमोरल रहेगी। तो दिस इज ऑल योर होल कैस्केड ऑफ इवेंट्स विच इज इन made by your body to protect you. So this is syphilitic defense of the body, that is protection. Now moving ahead, किसी को मास्लो थ्योरी नहीं समझी, because this is very important, and as I am going ahead we can I can make the point कि कुछ नहीं समझा है तो आई मेक इट मोर एक्सप्लेनेटरी। आपको ये समझा कि हमने बेसिक नीड्स को आपको ये समझा है कि बेसिक नीड्स आपको कैसे हमने फिजियोलॉजिकल नीड्स को मास्लो थ्योरी से सोरा की तरफ लेके गए, कैसे हमने साइकोसिस को समझा, हमने जनरेशन को समझा, और फिर हमने कैसे प्रोटेक्शन को समझा। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि हमने वो एग्जाम्पल देखा कि हम किस तरीके से ब्रह्मांड से आए हैं, और वी आर द पार्ट ऑफ दिस होल यूनिवर्स, that whole macrocosm to the microcosm, or एक unit of cell is how it is connected to the whole universe and the Brahman,
और एक सेल से हमने कैसे निकल के पूरे ब्रह्मांड को देखा और ब्रह्मांड से हम पूरे सेल के अंदर वापस आए। तो हमारा भी सोलर सिस्टम जो है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स से बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। दिस एवोल्यूशन इज कंटिन्यूड। Initially there was a big bang theory, and this big bang theory says कि there was a bang और सारा एटमॉस्फेयर बना। और पहले एटमॉस्फेयर बना, देयर वाज वाटर वेपर विच केम अप, देयर वाज कार्बन डाइऑक्साइड, देयर वाज नाइट्रोजन, देयर वाज हाइड्रोजन, lot many gases came into the atmosphere. Then cooling of that atmosphere gradually happened, and this is the way we all came into existence. And the whole life started beginning in this atmosphere on this earth. And this is the evolutionary cycle, कि we started from a single cell unit and then we progressed to a multicellular organism. We started as a prokaryote and then we developed into a eukaryotic cells. And we all know कि जब हम जेनेटिकली पहले सिंगल सेल एलिमेंट एनिमल से, और वो सिंगल सेल किस तरीके से कंबाइन हो के मल्टी सेलुलर बना। पहले एक ऐसा सेल था, व्हाट आर और इस तरीके से एडेप्टेशन होता गया। जो हम सिंगल सेल थे, हम अमीबा, हाइड्रा, तो लाइफ जो है वो वाटर पे चली। फिर वाटर से आके वो लैंड में आए। तो जैसे जैसे हम आते गए वैसे वैसे हम अडाप्ट करते गए। तो जब हम पानी में थे तो हमारा नीड क्या था? वी वांटेड टू स्विम इन वाटर। वी wanted we didn't have atmospheric air, so what we had was water all around, so we didn't need a respiratory system which would survive with oxygen from the outside, but वाटर में से ही ऑक्सीजन लेके वाटर का ही सिस्टम से ब्रीदिंग सिस्टम रहे। तो हमारी फिशेस बनी, हमारे मॉलस्क बने। हमने देखा कि यूनिवर्स में सी पे ही खुद का एक इटसेल्फ एक लाइफ है, एक खुद का एक इकोसिस्टम है जो इस अर्थ के इकोसिस्टम को फॉलो कर रहा है। फिर नीड आया कि अरे यहाँ पे तो बहुत सारा थ्रेट है, अभी वाटर में नहीं रहने का, अभी पानी से थोड़ा सा घूमने जाने का, बाहर वर्ल्ड में निकलने का, अर्थ पे आने का। लेकिन मेरे पास तो एक्टोडर्म ही नहीं है, मेरे पास तो स्किन का प्रोटेक्शन ही नहीं है, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं हार्ड लैंड पे चल सकूं, क्योंकि मेरी बॉडी तो बहुत फ्रिजाइल है, मेरी बॉडी तो बहुत सॉफ्ट है। तो फिशेस को वो नीड महसूस हुई, तो उन्होंने क्या किया? अडॉप्ट किया। देन वी डेवलप्ड एज एन एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस ने क्या किया? थोड़े थोड़े से पैर डेवलप किए, उनका स्किन थिक हुआ और वो एटमॉस्फियर को वाटर से निकल के थोड़ा बहुत लैंड में अपनी ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन फिर भी उनको डर तो था, तो दे हैड अ एस्केप ऑल्सो, कि बाहर थ्रेट मिला तो वो वापस लैंड से पानी में भी अपना एग्जिस्टेंस रख सकते थे। फिर वो आए बाहर। देन एम्फीबियंस के बाद स्टार्टेड लाइफ स्टार्टेड ऑन दी अर्थ। फिर जब हमको दौड़ने की ज़रूरत पड़ी तो हमारे बड़े बड़े हाथ आए। देन देयर वाज एन ईरा ऑफ डायनासोर्स। देन दैट वाज अ ह्यूज ईरा। आई विल शो यू एवोल्यूशनरी। जब हम पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगी कि एम्ब्रोलॉजी में भी, एवोल्यूशनरी एम्ब्रोलॉजी में, हाउ दिस अर्थ, दिस यूनिवर्स वाज फॉर्म। सो एवरी स्पीशीज केम अप अकॉर्डिंग टू द एडाप्टेशन। जैसे जैसे नीड आती गई वैसे वैसे हमारा एडाप्टेशन आता गया। पहले नीड थी कि एग्स आते थे, एग्स में डलता था सब कुछ। हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेनी थी वो एग के फॉर्म में आता था। लेकिन थ्रेट आया, अरे ये एग तो कोई भी खा जाता है, ऊपर से टपका तो गिर जाता है। और एग को तो कितना एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करना पड़ता है, और नरिशमेंट करना एग के लिए तो कितना डिफिकल्ट है, और उसको हैच करने के लिए भी टाइम लगता है, और पूरा टाइम इनसिक्योरिटी उस एग का। एक फिश है जिसमें वो मेल पर्सन उस एग को अपने मुंह में रखता है टिल द टाइम इट हैचेस, एंड टिल वो जब तक कि वो एग्स उनके माउथ में है, वो मेल जो है विल नॉट हैव anything to eat because the eggs are inside. So egg का सर्वाइवल कितना डिफिकल्ट था। तो मैमल्स आए बिकॉज दे फेल्ट कि हाँ, अपने ही अंदर इस एग को पूरा पैदा करो और एक पूरा न्यू बर्थ आने तक के उसको अपने अंदर ही रखो, और उस तरीके से मैमल्स आए, है ना। मैमल्स गिव बर्थ टू अ फुल बॉर्न बेबी। सो
this is how we also came into existence. And life is evolving, 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 and we are adapting, adapting, adapting. So we started from a prokaryote, we developed to a eukaryote, and as we all know, a prokaryotic cell is having a DNA which is naked, and they don't have a cell wall, and genes do not contain introns, and they don't have a cell membrane, and their ribosomes are 70 S ribosomes only, and they have an asexual cycle of division of cell, and they have a haploid DNA, and they are very small. Whereas in eukaryote, we are belonging to the eukaryotes, and we eukaryotes have got a cell wall. That is a blessing to us. We have a DNA material, we have a genetic material, we have got a DNA which is encapsulated into a nucleus. We have a nuclear membrane too. So we have so many ribosomes which are carrying our information, and we have a reproductive system which is sexually functioning. We have both kind asexual, that is mitosis and meiosis, for our cell development. And we have a diploid parameters, like our chromosomes have got two strands, so we have a larger unit of cells. So when we see this through the whole eye, we see that our brain cells, they represent the universe. The DNA, it represents the double helix nebula, and the eye is nothing but helix nebula. So we come from this universe, and we are developing along with the universe. And as we are developing, we have also seen that this is nothing but we are also depicting the whole universe. So to understand this whole universe, to understand the whole unit, we are also belonging like the cells as a single unit. They are standing individually. As an individual, we are standing single. Similarly, each cell is also standing single. So, cell, what is a cell as an example is nothing but, as we all have seen, that cell is the smallest closed unit, and it is a minute structure, the living active basis of all plant and organism, and composed of protoplasm enclosed in a delicate membrane of the cell membrane, and even with a nucleus with सेल्फ प्रोड्यूसिंग जीन्स, मतलब अपना खुद का मटेरियल। तो सेल मतलब क्या है? सेल कुछ नहीं है, एक खुद का इंडिविजुअल कंपोनेंट यूनिट है, जिसका खुद का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, खुद का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, खुद का प्रोजेनी है। एक सेल के अंदर सब कुछ है। तो ये देखिए, ये एक सेल है जो कुछ नहीं है, खुद का एक यूनिवर्स और खुद का मशीन खड़ा हुआ है। एंड दिस इज द मोस्ट रिसेंट, most electromagnified picture available on the net of the recent discovery of the cell, where you will see that this cell has got all the components, cellular components, and it has got a nucleus, it has got a endoplasmic reticulum, it has got Golgi complexes, it has got mitochondria, it has got vacuoles, it has got a cell wall, a cell membrane, a DNA material, and everything this cell has got. So this cell is the basic unit of life, and they are coming from the womb and being transferred to the mother. So you have seen this cell. This is the nucleus of the cell, and I will not go into further details. Like, we'll take each and every. It is like a bag where everything is being. अगर आप एक सेल को देखोगे, तो आपको पता चलेगा यार, इसमें तो खुद का भी सिस्टम है, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी खुद का है, नरिशिंग, तो एक सेल खुद का एक इंडिविजुअल है। तो यू हैव ऑलरेडी सीन कि हम एक यूनिवर्स को समझते आए, तो एक सिंगल एटॉमिक स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल्स बना, एटम्स बने, एटम्स ने मॉलिक्यूल्स बनाया, मॉलिक्यूल्स ने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर ने सेल बनाया, सेलुलर लेवल से फिर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से, हमने फंक्शंस के हिसाब से अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना। तो वैसे ही लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बने, बड़ा छोटा, छोटे से बड़ा बना। तो वैसे ही बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। तो सॉरी, दिस स्लाइड वाज सपोज्ड टू बी बिफोर, like we started from the atomic structure,
and essential maintaining life, and molecules which form protein, carbohydrate, fats, and vitamins. This was the previous slide. And yeah, so we see this as a whole unit component. So cell is also having the various organelles. It has got a plasma membrane, it has got a cytoplasm, it has got different organelles and inclusion bodies also. So we see this as a unit, that cell forms tissue, tissue forms organs, and this forms a system. Now again I would like to explain you कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि हमारे स्टेम सेल्स होते हैं। हमारे स्टेम सेल्स में कैपेसिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट कर सके किसी भी सेल पे। अगर आपको ब्लड वाला चैप्टर याद हो, जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो हमने उसमें सी सेल्स, CFU सेल्स लिया था, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। और हमने ये देखा था कि स्टेम सेल्स में कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी सेल में डिफरेंशिएट कर सके। तो वो जो सेल स्टेम सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं डिफरेंट ब्लड सेल्स में, ताकि वो एरिथ्रोपोइसिस होगा, अगर अगर वहाँ पे आरबीसी की नीड होगी तो वो एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ा देगा, वहाँ पे डब्ल्यूबीसी की नीड होगी तो वो वैसे डब्ल्यूबीसी सेल्स का जनरेशन बढ़ाएगा। तो आपको सपोज ये एग्जाम्पल है स्टमक का, ठीक है। तो ये स्टमक, बेसिकली स्टमक का नीड क्या था बॉडी में, तो स्टमक क्यों बना, तो स्टमक इसलिए बना कि हम बार बार दिन भर तो नहीं खा सकते ना, कि पूरा कंटिन्यू 24 आवर्स हम खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, नहीं। हम अमीबा या हाइड्रा नहीं है जिसका फंक्शन सिर्फ खाना और एक्सक्रीट करना, खाना और एक्सक्रीट करना। अभी ना एक बारिश में कीड़े लगते हैं पेड़ों पे, I don't know what is the common name, but they are very bushy uh, कीड़े लगते हैं। तो आप उनको कभी देखना, वो लीफ खाते जाते हैं और पीछे से उनका पॉटी निकलते जाता है। हमारा सिस्टम वैसा नहीं है, हमको तो बाकी काम भी करना है। वी हैव एन इंटेलेक्ट, तो वी हैव अ स्पेसिफिक टाइम फॉर आवर मील्स। तो हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना था जो हमारा आए हुए खाने को कुछ समय के लिए स्टोर कर सके। तो स्टोरेज करना है तो क्या एक ट्यूब स्टोर कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो हमको एक बैग लाइक, सैक लाइक ऐसा ऑर्गन बनाना पड़ेगा जो इस पार्ट को स्टोर कर सके। और हम जितना सफिशिएंट फूड खा रहे हैं, अब वो हमारी इंटेस्टाइन एकदम से तुरंत तो डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, तो धीरे धीरे वो स्टोरेज को भी आगे पुश अप करे। तो एक ऐसा सिस्टम चाहिए था हमको जो स्टोरेज भी करे और एक्सपेल आउट भी करे। तो हमारा स्टमक बनाया, तो जैसा हमारा नीड हुआ उस नीड के हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। तो अब अगर आप स्टमक का स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको समझेगा कि स्टमक जो है इंटेस्टाइन से डिफरेंट बना है। स्टमक में खुद का एक एसिडिक लेयर है, स्टमक का खुद का एक टफ मस्कुलेचर है, स्टमक का इटसेल्फ एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। स्टमक हैज गॉट अ गुड मस्कुलेचर, अ गुड कैपेसिटी टू एक्सपैंड बिकॉज द नीड वॉज टू स्टोर। तो वैसे ही आपको आपके केसेस में समझेगा कि ये पर्सन का स्टमक अफेक्ट हुआ है, मतलब स्टमक का काम क्या है, तो स्टमक का काम है डाइजेस्ट करना। तो कहीं ना कहीं उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम है, ऐसी तो कोई बात होगी वो जो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, इसलिए उसका स्टमक अफेक्ट हुआ। वैसे ही आंखों का काम क्या है, आंखें क्यों बनाई गई है, टू सी द ब्यूटिफुल कलर्स, टू सी द होल यूनिवर्स हाउ इट इज ब्यूटिफुल। तो हर टिश्यू अपनी नीड के हिसाब से, उस फंक्शन के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करती है, और जितना बेटर अडाप्टेशन होगा उतना उसका हेल्दी स्टेट होगा। अब एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू। तो देर आर डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। उनका काम क्या है, टू कैरी ऑन द फंक्शंस, डिफरेंट वेरियस फंक्शंस ऑफ द म्यूकोजा। तो एपिथेलियल टिश्यू डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट है। जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस है तो वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू कैसी है, जहाँ पे लंग्स है वहाँ का एपिथेलियल टिश्यू कैसा है, एकदम थिन स्क्वामस सेल्ड एपिथेलियम है वहाँ पर। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ब्रीदिंग करना है आपको। वहाँ पे अगर थिक कुछ रहेगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल ही नहीं होगा। सिंपल स्क्वामस सेल है जहाँ पे सिक्रीशंस चाहिए आपको, और जहाँ पे आपको कोई चीज़ को पुश अप करना है तो वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू कैसी हुई, क्यूबिकल और विथ अ filaments, or what we say cuboidal epithelium, because it has got fimbrias जो एक्सपेल कर सके चीज़ों को।
तो आपका जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके फंक्शंस के हिसाब से बना हुआ है, आपकी नीड के हिसाब से बना हुआ है। तो जब एक सेल की बेसिक नीड है तो एक ह्यूमन बीइंग की भी बेसिक नीड होगी, और वही बेसिक नीड उसके पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करेगी। तो अगर एक सेल अपनी नीड के हिसाब से एक ऑर्गन बना रहा है, तो वैसे ही ये जो जीन्स बना है या जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने बैठा हुआ है, उसकी नीड क्या है उसको सर्च करो। और जब आप वो नीड सर्च करोगे तो आपको उसका वो बेसिक सोरा समझेगा कि वो कैसे इवॉल्व हुआ। ऐसा क्या था जो आज ये पर्सन ऐसा है। एंड रिजल्ट तो हमको स्टमक दिख रहा है, पर उसके पीछे का कितनी मगजमारी है, स्टमक बनाना है, ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों बनाना था हमको। क्यों? क्योंकि उसका फंक्शन वैसा था। तो आज जो इंडिविजुअल आपके सामने दिख रहा है वो ऐसा क्यों है, वो समझने के लिए आपको उसकी नीड समझनी पड़ेगी। तो